Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am Mohammad Uwais Alam, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अगर आप MBBS के स्टूडेंट हैं, उसमें भी स्पेशली फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट, तो ये वीडियो आपके लिए रहने वाली है क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ों का मैं डिस्कशन करने वाला हूँ जो हर एक मेडिको को जानना ज़रूरी है। स्पेशली जो नए बच्चे 2025 बैच में किसी भी कॉलेज में MBBS में पहुँचे हैं, वहाँ पर पढ़ाई स्टार्ट कर दिए हैं पिछले 1-2 महीने से, या फिर अभी रिसेंटली कॉलेज में पहुँचे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट की मेरे पास क्वेरी आ रही थी, डायरेक्टली मैसेज के थ्रू भी, वीडियोज़ के कमेंट्स के थ्रू भी, इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया, टेलीग्राम पे मुझे डायरेक्टली बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया। स्पेशली जो 25 बैच के स्टूडेंट थे, उनको अलग अलग तरह की दिक्कतों से जो है गुजरना पड़ रहा है। और ये देखो, कोई भी नई चीज़ नहीं है, हर साल हम देखते आ रहे हैं अपने टाइम से, और अपने टाइम से जो पहले के सीनियर्स थे उनके थ्रू भी सुनते हुए आ रहे हैं। स्पेशली ज़्यादा दिक्कत उन लोगों को रहती है जिनके रिलेशन में कोई भी मेडिको नहीं है पहले से, या उनके कोई टच में सीनियर नहीं है जिनसे वो बात कर सकें और एक्चुअल जो रियलिटी होती है कॉलेज की उससे रूबरू हो सकें, और जो अगर कोई दिक्कत हो रही है तो उसको किस तरीके से ख़त्म करना है या कैसे उसको टैकल करना है, उसके बारे में उनको पता नहीं चल पाता है। तो उन सभी स्टूडेंट के लिए स्पेशली इस वीडियो को मैंने डिज़ाइन किया है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की अलग अलग क्वेरी आ रही थी। तो पूरा डिटेल में मैं डिस्कशन करूंगा, स्पेशली फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट के लिए जो 2025 बैच के स्टूडेंट हैं और कॉलेज में पहुंच चुके होंगे स्टूडेंट्स मेजॉरिटी, और उनको जो एक रफ आइडिया है मेडिकल कॉलेजेस की लाइफ का वो पता चल गया होगा। एक तो देखो, जो टॉक्सिसिटी रहती है कॉलेज में सीनियर जूनियर वाली, वो भी आपको साथ साथ फेस करनी है और स्टडी भी करनी है अपनी, और इतना बिजी शेड्यूल रहता है, उन सब में आपको कैसे अपना मैनेज करना है, उन सब के बारे में यहाँ पे बात करूँगा। देखो, सबसे पहले तो कुछ दिक्कतें हैं जिनका एक्चुअल में आपको टैकल करना है, उनके बारे में ज़रूर आपको पता होना चाहिए। जब आपको ये पता होगा कि क्या दिक्कतें हैं, तभी आप उनसे ऑब्वियसली बच पाएंगे। और आप डिनाई करते रहेंगे कि कोई प्रॉब्लम नहीं है या कोई दिक्कत नहीं है, तो ऑब्वियसली आप उसके लिए प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाएंगे खुद को, या फिर तैयार भी नहीं हो पाएंगे। देखो, सबसे पहली चीज़ तो आपको ये जाननी है, पूरे MBBS में, ये सिर्फ फर्स्ट ईयर की बात नहीं चल रही है, आगे भी जो सिलेबस है MBBS का बहुत ज़्यादा वास्ट है। आप अभी रिसेंटली कॉलेज स्कूल लाइफ से आए हैं, जहाँ पर 11th या 12th में आपने तीनों सब्जेक्ट की एक एक किताब पढ़ी, जिसका सिलेबस मतलब अभी MBBS के सिलेबस से आप कंपैरिजन करोगे तो कुछ भी नहीं है। मतलब 10 से 15% आप मान सकते हो, वो भी बहुत ज़्यादा हो गया। अदरवाइज़ आपने देख ही लिया होगा पूरा सिलेबस, MBBS फर्स्ट ईयर का ही इतना सिलेबस है, और उसको अगर आप पूरा डिटेल में चले गए कि एनाटॉमी के लिए ग्रेज ले ली और फिर फिजियो के लिए स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक के अलावा एक रेफरेंस बुक भी ले ली, तो उसमें बहुत ज़्यादा सिलेबस हो जाता है अगर आप उसको कंपैरिजन करते हैं तो स्कूल लाइफ से। तो एक तो ये भी चीज़ है, और दूसरा एनाटॉमी जो है बिल्कुल एक नई चीज़ स्टूडेंट की लाइफ में आ जाती है, जो ज़्यादा स्टूडेंट को जो है दिक्कत क्रिएट करती है। और ज़्यादातर ये भी होता है स्टूडेंट के बीच में क्या है कि एनाटॉमी का डर बैठ जाता है, तो क्योंकि इसमें बहुत सारे नए नाम्स रहते हैं, बोन्स के नाम हो गए, नर्व के नाम हो गए, उनके रिलेशंस आपको पढ़ने हैं, और डिसेक्शन हॉल के अंदर जब पहुंचते हैं तो बहुत सारी नई चीज़ आपको वहाँ देखने को मिलती हैं। अलग अलग तरह के प्रेशर्स रहते हैं आपके ऊपर, बहुत सारे रिलेशंस आपको पढ़ने हैं, और हर एक का मतलब एक ही मसल का आप नाम याद करेंगे, उसका रिलेशन दाएं क्या है, बाएं क्या है, ऊपर क्या है, नीचे क्या है, ब्लड सप्लाई क्या है, नर्व सप्लाई क्या है, इतनी सारी चीज़ें रहती हैं। तो ये पहली बार स्टूडेंट फेस कर रहा होता है शुरू में, जैसे ही मेडिकल कॉलेज में पहुंचे, तो इसलिए ज़्यादा दिक्कतें स्टूडेंट को देखने को मिलती हैं। और दूसरी चीज़ उन स्टूडेंट को ज़्यादा होती है जिनके पास कोई बताने वाला नहीं है, कोई सीनियर नहीं है, और ज़्यादातर टीचर्स भी बेसिक वाली स्पून फीडिंग करने के लिए कोई भी नहीं जाता है। जो मेन चीज़ है वो पढ़ा के चले जाते हैं, क्योंकि एग्जाम हॉल के अंदर भी, क्लासरूम के अंदर भी इतना ज़्यादा टाइम टीचर के पास नहीं होता है कि वो आपको एक जिस तरीके से स्कूल में समझाया जाता था हाथ पकड़ के, उस तरीके से कोई भी नहीं समझा पाएगा। बहुत सारी कन्फ्यूजन रहती है बुक्स से रिलेटेड, नोट्स से रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड, तो ये बहुत सारे डिलेमा क्रिएट हो जाते हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट दिक्कत में रहता है। अगली चीज़ रहती है कि पुअर टाइम मैनेजमेंट। आपको ऑलरेडी पता है कि सुबह आपके कॉलेज में अगर 8 बजे से क्लास चल रही है तो 4 बजे तक चलेंगी, और अगर 9 बजे से चल रही है तो 5 बजे तक चलेंगी। मतलब मेजॉरिटी जो टाइम है आपका वो सोने में और क्लास करने में ही चला जाता है। अब उसके बाद जो टाइम बचता है उसमें आपको अपना खाना है, खुद को मेंटेन भी करके रखना है, घर पे बात करनी है, कपड़ा धुलना है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। उसके साथ ही स्टडी भी करनी है, पढ़ाई भी करनी है, और अगर किसी भी कॉलेज में पहुँचे हैं तो वहाँ पर आपके सीनियर भी होंगे, वहाँ पर भी सीनियर की फाइल लिखनी है या वो करना। देखो, जो एक्चुअल रियलिटी कॉलेजेस में चल रही है उसको डिनाई नहीं कर सकते, तो वहाँ पर भी बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कतें होती हैं, तो वहाँ भी टाइम ख़राब होता है। एग्जाम ओरिएंटेड बहुत सारी कन्फ्यूजन्स रहती हैं कि क्या कॉन्सेप्ट के लिए मुझे एक्चुअल में पढ़ना चाहिए, क्योंकि एट द एंड तो आपको मार्केट में जाना है, या फिर एग्जाम्स के लिए पढ़ना चाहिए। कई तरीके से डर बैठ जाता है स्टूडेंट के अंदर कि अगर मैं फेल हो गया तब क्या होगा। इन्हीं सारी चीज़ों को टैकल करने के लिए क्या हैक्स और क्या स्ट्रैटेजीज आपको लगानी चाहिए, वो मैं एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले, स्टॉप स्टडिंग लाइक ए स्कूल स्टूडेंट। देखो, आप कॉलेज में पहुँच चुके हो, ये आपको मानना पड़ेगा, मेंटली भी रेडी होना पड़ेगा और फिजिकली भी, हर तरीके से। आपको ऐसा नहीं है कि यहाँ की जो MBBS का सिलेबस है, जो इतनी किताबें हैं, आप उनको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर पाओगे। मतलब जैसे आप अभी नीट का एग्जाम दे के आए हो, वहाँ पर हर एक किताब को आपने कम से कम 20 से 25 बार, कुछ किताबों को हो सकता है 30 बार भी पढ़ा होगा। इतने रिवीजन आपके हो चुके होंगे कि आप सिर्फ वर्ड
देख के ही बता सकते हैं कि उस पेज नंबर पे लिखा है। तो एमबीबीएस में ऐसा नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सिलेबस है बहुत ज़्यादा है। आप कभी भी 100% सिलेबस कभी भी कंप्लीट नहीं कर सकते। इवन टॉपर से टॉपर स्टूडेंट भी नहीं कर पाता है। यह है कि हाँ, आप मेजॉरिटी सिलेबस को कवर कर सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है, और उसको आप रिपीटेशन करते हैं, यानी रिवीजन करते हैं बार बार, और जो एग्जाम रिलेवेंट टॉपिक्स हैं उनको आप पढ़ते हैं। तो ये आपके लिए लाइफ सेविंग टिप्स रह सकती है। आपको क्या पढ़ना है? जो आपके एग्जाम से रिलेवेंट टॉपिक्स हैं उसके लिए क्या करें, आप हर एक चैप्टर के, चाहे एनाटॉमी हो, फिजियोलॉजी हो, बायोकेमिस्ट्री हो, टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट निकालें चैप्टर वाइज, और उनको पहले ही हाईलाइट कर दें पढ़ने से पहले ही। मतलब कोई भी चैप्टर फॉर एग्जांपल आपने अपर लिमिट उठाया तो सबसे पहले मार्क कर लो क्या क्या एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक है, किससे टॉपिक, किन टॉपिक से जो है क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, उनको मार्क कर लो, ताकि जब आप पढ़ भी रहे हो तो उन टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान दो जहाँ पर मार्क कर रखा है आपने कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इंपॉर्टेंट भी देखते हैं ना, तो पूरे एमबीबीएस के सिलेबस का 60 से 70% पहुंच जाता है हर ईयर के अंदर, फर्स्ट ईयर में भी, सेकंड ईयर में भी, थर्ड ईयर में भी। तो इंपॉर्टेंट को ऐसा नहीं समझ सकते कि बहुत कम सिलेबस है, वो भी काफ़ी सिलेबस रहता है। उसको आप बार बार पढ़ेंगे, लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी जाके एग्जाम में बहुत अच्छा लिख पाएंगे। और गोल्डन रूल ये है कि आप पहले जो है एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ाई करें और फिर उसके बाद मास्टरी करना, क्योंकि सबसे पहला स्टेप है आपका कि आपको पढ़ाई करके पास करके आगे बढ़ना है। अगली चीज़ आती है आपको सब्जेक्ट वाइज कुछ स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनानी होंगी। एनाटॉमी के लिए देखो आपको ब्लाइंडली मेमोराइज नहीं करना है। डाइसेक्शन हॉल में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जो है आपको देखना है। अगर नहीं देख पा रहे हैं, आपके पास कैडेवर नहीं है, तो ऑनलाइन बहुत सारे 3D ऐप्स आते हैं, वहाँ पर आप अलग अलग जो मसल्स हैं उनकी लोकेशन, नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई किस तरीके से चलती है, अपने सीनियर्स में किसी से भी जाके बात कर लेना, ज़्यादातर सीनियर्स के पास रहता है, तो वो आपको ऐप जो है वो प्रोवाइड कर देंगे, फ्री में रहते हैं ज़्यादातर, तो पैसा भी देने की उसके लिए ज़रूरत आपको नहीं है। और डिसेक्शन से पहले टॉपिक को पढ़ लें तो ज़्यादा आपको जो है अच्छे से पता चल जाता है कि उसके रिलेशंस क्या हैं, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, डायग्राम्स, हर एक टॉपिक के जो डायग्राम्स पे बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली आपको नंबर मिल जाता है अगर डायग्राम आपने बनाया है, थ्योरी की आपको समझ ना हो तब भी। और एक चीज़ का ध्यान दें, एनाटॉमी में डेली का रिवीजन जरूर रखें। ये ना सोचें कि एक हफ्ते पढ़ लिया फिर उसके बाद रिवाइज करेंगे। डेली का कम से कम आधा से 1 घंटा तक का रिवीजन आप हर एक टॉपिक का रखें, ताकि आपके जो टॉपिक्स हैं वो टिप पर रहें। क्योंकि देखो नई नई चीज़ें हैं, उसमें डायरेक्टली आप लंबे समय तक याद नहीं रख सकते, तो आपको रिवीजन मल्टीपल करने पड़ेंगे। फिजियोलॉजी देखो जो एक कॉन्सेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट है, इसमें अगर आप बात करेंगे तो आपको जो है इसमें कॉन्सेप्ट समझना भी है और फिर याद भी करना है। याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप ग्राफ बना लें जहाँ पर ग्राफ की ज़रूरत है, या फिर फ्लो चार्ट बना दें, कहीं पर साइकिल बन रही है तो उसको बना लें। लाइफ सेविंग पॉइंट की अगर बात करें तो आपको सिर्फ एक सोर्स रखना है, उसका बार बार रिवीजन करना है, बस यही एनफ है। ज़्यादातर स्टूडेंट जो फिजियोलॉजी में और बायोकेमिस्ट्री में फंसते हैं, बायोकेमिस्ट्री में तो नहीं फंसते लेकिन फिजियो में ज़्यादा फंसते हैं, क्योंकि वो मल्टीपल सोर्सेज ले लेते हैं, एक एजेन भी पढ़ रहे हैं, गाइटन भी पढ़ रहे हैं, सेमुलिंगम भी पढ़ रहे हैं, गैनोंग भी पढ़ रहे हैं। तो ये इस तरीके से मल्टीपल सोर्सेज आपके पास होते हैं, तो आप उसको रिवीजन नहीं कर पाते। पढ़ तो लेंगे एक बार, अगर बहुत अच्छे ज़्यादा टाइम दे रहे हैं और अच्छे पढ़ने में हैं तो एक बार पढ़ लेंगे, लेकिन जब एग्जाम टाइम पे आप उसको रिवाइज ही नहीं कर पाएंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एट द एंड वही काम आएगा जो आप पेपर में लिखेंगे। टीचर को ये नहीं मतलब होता कि आपको कितनी नॉलेज है, आपने पेपर में क्या लिखा है, क्या आपने डायग्राम्स बनाए हैं, क्या फ्लो चार्ट बनाए हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी की बेस पर आपको मार्क्स मिलने हैं। बायोकेमिस्ट्री की बात करेंगे तो ज़्यादातर स्टूडेंट जो है इससे भागने की कोशिश करते हैं। देखो शुरू से ऐसा कोशिश करना कि हर एक टॉपिक को एटलीस्ट पढ़ते हुए चलना। आपको याद ना हो कोई बात नहीं है, सिर्फ उसकी रीडिंग मार लेना। जो भी टॉपिक आपके कॉलेज में चल रहा है उसका रिवीजन, मतलब डेली आके एक बार पढ़ लिया, याद नहीं हुआ कोई बात नहीं, अगली बार फिर से उसको पढ़ लिया। तो इससे क्या होगा, जब एग्जाम से कुछ दिन पहले आप उसको दोबारा पढ़ोगे ना, तो जल्दी से आप उसको याद कर पाओगे और एग्जाम पे रिकॉल कर पाओगे। बायोकेमिस्ट्री में लाइफ सेविंग टिप्स की अगर बात करेंगे तो आपको साइकिल्स को बहुत अच्छे से बनाना है, याद करना है, जो डेफिनेशंस हैं और जो डेफिशिएंसीज हैं उनको, क्लिनिकल जो कॉरिलेशन है बायोकेमिस्ट्री का उसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। ओवरऑल अगर बात करेंगे तो आपको मिनिमम रिसोर्सेज रखने, हर एक सब्जेक्ट में एक किताब को पकड़ लो, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, उसके नोट्स बनाओ और उसके मल्टीपल रिवीजन करो। अगर बहुत सारी किताब की तरफ जाओगे तो आप जो है वहाँ पर अपना नुकसान करोगे, उसके अलावा कुछ नहीं, आपका टाइम भी खराब होगा और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अलग अलग टॉपिक्स में जो है फंस जाओ। और आपको डेली का रूटीन बनाना है पढ़ने का, ऐसा ना हो, अब तक तो हो सकता है आपने कई महीने ऐसे निकाल भी दिए होंगे कि डेली नहीं पढ़ा होगा, शुरू शुरू में रहता है, अब तक टाइम खराब कर दिया बहुत है। आगे जो है आपको डेली का पढ़ाई के लिए टाइम निकालना है, एटलीस्ट सिर्फ जो टॉपिक डेली चल रहे हैं उनको एक बार आके रिवाइज कर लो कि क्या टॉपिक क्लास के अंदर चला था, इससे भी बहुत हेल्प होती है। अगर आपने सिर्फ यही कर लिया ना कि डेली जो आपको कॉलेज में टॉपिक्स पढ़ाए गए उनको एक बार आपने आकर रूम पर सिर्फ पढ़ लिया, तब भी आप 70% जनता से ऊपर हो जाएंगे, मिनिमम 70% से, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये भी नहीं कर पाते और लास्ट में जाकर इतना सिलेबस हो जाता है कि वो बर्डन बन जाता है। और एक बार अगर स्टूडेंट के अंदर डर बैठ गया सिलेबस का, पढ़ाई का, तो फिर वो आगे बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है। अगली चीज़ जो इंपॉर्टेंट है और मैं बताना चाहूँगा वो एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन है। देखो अपनी तैयारी को जो है एग्जाम के हिसाब से रखो। उसके लिए क्या करना, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट निकाल लेनी है। आपको जो लिस्ट है वो हमारा जो फ्री मेडिकल लाइब्रेरी का ग्रुप है वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट PYQs क्वेश्चन पेपर वाला जो ग्रुप है उसके अंदर आपको लिस्ट मिल जाएगी। आपने ऑलरेडी देखा होगा ग्रुप, आई थिंक वहाँ पर लगभग 4000
500 के आसपास जो बच्चे हैं ऑलरेडी ज्वाइंट हैं फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के ही, और इसी बार मैंने उस ग्रुप को बनाया था। और जिन लोगों के पास वो ग्रुप नहीं है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फ्री मेडिकल लाइब्रेरी का ग्रुप मिल जाएगा, जहाँ पर सब्जेक्ट वाइज आपको हर एक तरह की बुक मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो मिल जाएंगे, एनएमसी के या यूनिवर्सिटी का कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आता है वो मिल जाएगा, या कोई भी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड मैं वीडियो बनाता हूँ जो को आपके जानने के लिए ज़रूरी है, वो भी अपडेट आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो आप लोगों ने अगर ज्वाइन नहीं किया तो जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको वहाँ से PYQ इंपॉर्टेंट टॉपिक सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आगे बात करते हैं मेंटल हेल्थ एंड बर्नआउट सर्वाइवल, जो कि एक द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पेशली फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए, क्योंकि नई नई जगह जाते हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाला माहौल रहता है स्टूडेंट के लिए, क्योंकि पहले से अवेयर नहीं है चीज़ों के बारे में, तो ज़्यादा दिक्कत होती है। और ज़्यादातर स्टूडेंट के साथ ये होता है कि वो लो फील करते हैं। और देखो, सबसे अच्छा तरीका जो होता है इससे बचने का वो ये है कि आप खुद को दूसरों के साथ कंपेयर ना करें, अपने दोस्तों के साथ बातचीत करें, किसी तरह की कोई दिक्कत हो रही है तो शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ करें, अपने सीनियर्स के साथ करें। कोई भी सीनियर, मुझे नहीं लगता कि आप किसी को अपनी दिक्कत के बारे में बताओगे तो वो आपको परेशान करेगा, आपको सॉल्यूशन ही बताएगा, जो भी आपका चाहे फ्रेंड हो या फिर आपका कोई सीनियर हो, ठीक है। और एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगा, देखो एमबीबीएस जो है एक मैराथन है, ये कोई स्प्रिंट नहीं है। स्प्रिंट का मतलब होता है कुछ देर के लिए तेज़ी से दौड़े और आपका काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। ये एक लंबी रेस है, 5 साल तक आपको लगातार पढ़ना है, उसके बाद भी PG करेंगे, वहाँ पर भी पढ़ना है। तो शॉर्टकट तो कुछ नहीं है, आपको लगातार डेली धीरे धीरे कंसिस्टेंटली पढ़ना ही पड़ेगा, यही फाइनल की है। डेली पढ़ते रहें। आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, किसी भी तरह की दिक्कत हो रही है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर बता सकते हैं, टेलीग्राम पर बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं ज़्यादातर चीज़ों को पढ़ लेता हूँ, कमेंट्स को भी, और जो सोशल मीडिया है उसमें देख लेता हूँ कि किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है। बाकी जो फ्री मेडिकल लाइब्रेरी है उसका ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आपको वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और पिन कमेंट में भी मैं उसका लिंक जो है लगा दूँगा, वहाँ से जाकर आप सारी बुक्स, नोट्स, PDF, अपडेट, सारी चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर मिल जाएंगी। बाकी आपकी कोई और क्वेरी बचती है वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।